नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव जब अब अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है, पर इसकी प्रक्रिया अब एक सप्ताह के अंदर ही प्रथम चरण का मतदान होना है। छठे दिन जब मतदान होगा प्रथम चरण का और 15 दिन के अंदर में परिणाम भी निकल कर आ जाना है, तब आज हम जब परिस्थिति को उलट कर देखते हैं तो एक चीज जो स्पष्ट दिखती है कि विगत 9 महीने के अंदर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया जितना भी प्रयास था, जितनी भी बढ़त बनाई गई थी, चाहे वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ, उन सब माहौल पर बिहार में पानी फेरने का काम एक प्रकार से लगभग हो चुका है। वैसे चुनाव का परिणाम क्या होगा कहना मुश्किल है। अभी भी नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है, जमीन पर है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। और ये एंटी इनकम्बेंसी ही तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दायरा एक बड़ा करने का प्रयास किया गया था एंटी इनकम्बेंसी के साथ जोड़कर कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो राहुल गांधी के द्वारा जो विगत 9 महीने के अंदर बिहार में जिस प्रकार की गतिविधियों का संचालन हुआ था, उन गतिविधियों से मिलने वाले लाभ की उम्मीद पर कहीं ना कहीं गठबंधन के अंदर से, कांग्रेस के अंदर से ही कई ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने पानी फेरा है। तो सवाल है कि यह पानी फेरा कौन और किसने फेरा और क्यों फेरा, यह महत्वपूर्ण है। उससे पहले, यह जानने से पहले कि कौन, क्यों और किसने पानी फेरा, उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की विगत 9 महीनों के अंदर उपलब्धि क्या थी। ये बात भूल जाइए कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं। ये बात भूल जाइए कि तेजस्वी यादव सीएम पद के उम्मीदवार बनने के लिए क्यों लालायित थे, क्यों जिद पे अड़े थे, क्यों मुकेश सहनी ने कहा कि चुनाव से पहले ही उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। क्यों कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी हैं अब ये कह रहे हैं कि नहीं, केवल मुकेश सहनी डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे बल्कि 3 और डिप्टी सीएम बनेंगे। ये सब बातें अलग है जिसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। आज हम बात इसकी करेंगे कि राहुल गांधी के 9 महीने के प्रयास क्या थे। तो सबसे पहला प्रयास राहुल गांधी का था कि महागठबंधन के साथ दलितों के एक ऐसे वर्ग को जोड़ने का प्रयास था जो अनरिप्रेजेंटेड है। अनरिप्रेजेंटेड मतलब बिहार में अगर हम मानते हैं कि लगभग 20 से 21% की आबादी दलितों की है, तो ये 20-21% की आबादी में 5% और 2.5% लगभग मान के चलिए, मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूं, मैं 7.5% आबादी है पासवान समाज की और मुसहर समाज की। और ये दोनों जातियां अपने अपने नेताओं के साथ इंटैक्ट है। 90%, 10%, 15% तो आप कह सकते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार के आधार पर भी लोग वोट डालते हैं, ठीक है। लेकिन 80-85%, 90% तक जो है ये लोग इंटैक्ट हैं अपने अपने नेताओं के पीछे। जैसे चिराग पासवान के साथ पासवान समाज, मुसहर जाति के लोग जीतन राम मांझी के साथ वैसे ही इंटैक्ट हैं जैसे आरजेडी के साथ तेजस्वी यादव के साथ यादव समाज के लोग इंटैक्ट हैं, नीतीश कुमार के साथ कुर्मी समाज के लोग इंटैक्ट हैं। उसके बाद जो 13% की आबादी दलित आबादी है, जिसमें वाल्मीकि समुदाय है, जिसमें पासी समाज के लोग हैं, इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन का क्या? तो कांग्रेस के निशाने पर यही वर्ग थे। इसीलिए आप गौर करके देखिए कि राहुल गांधी जब बिहार में गतिविधि 2025 की शुरुआत से ही शुरुआत हुई, तो मैंने कई बार कहा कि पहला कार्यक्रम राहुल गांधी का था जब भागीरथ मांझी को पार्टी में शामिल कराया। दूसरा, जगलाल चौधरी जो पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस पार्टी की सरकार में, पासी समाज से आते हैं, उनकी पुण्यतिथि में पटना आना हुआ। फिर दलित विमर्श पर कई कार्यक्रम किए गए, संविधान बचाओ सम्मेलन किया गया पटना में। उसके बाद अंबेडकर कल्याण छात्रावास दरभंगा मधुबनी का दौरा, दलित संवाद राजगीर में। तो ये एक दलितों के बीच जिस प्रकार के कांग्रेस पार्टी की भूमिका को राहुल गांधी ने बढ़ाया, साथ ही उन्हीं दिनों राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया।
फिर राहुल गांधी ने जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी की बातें की, निजी क्षेत्र में आरक्षण की बातें हुई। इन सब चीजों से लगा कि वो दलित समाज जो कि 2000 के ईस्वी के बाद 21वीं शताब्दी में आरजेडी से टूट चुका था। नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग, दलित महादलित वर्ग का निर्माण करने के बाद, जीतन राम मांझी के उदय के बाद ये सब आरजेडी के एमवाई समीकरण के खिलाफ वोटर बन गए। तो उन वोटर को दोबारा राहुल गांधी ने माने एनडीए के पाले से खींचने का प्रयास जो किया, और उसमें काफी हद तक सफल रहे, विशेषकर वाल्मीकि समाज के लोग। आज आप पूरे बिहार की मानसिकता देखिए, बिहार में अगर आप देखते हैं वाल्मीकि समाज के लोग किधर आपको खड़े दिखेंगे, स्पष्ट दिखेगा आपको कि राहुल गांधी का वो प्रयास कितना परवान चढ़ा है। साथ ही 2025 की शुरुआत से पहले आप अगर देखेंगे तो मुस्लिम मतदाता बिहार में की क्या स्थिति थी। मुस्लिम मतदाता आरजेडी से, मैं ये नहीं कहता कि आरजेडी के खिलाफ खड़े थे, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव से नाराजगी तो है मुसलमानों में। विकल्प तो जरूर मुसलमान ढूंढ रहा है बिहार का। अब जहां विकल्प नहीं है वहां आरजेडी के साथ जाएंगे, क्योंकि वहां मजबूरी है, बीजेपी को हराना है तो। लेकिन जहां जहां अल्पसंख्यक समाज के लोगों को विकल्प मिल रहा है वहां वो भाग रहे हैं। उनके भागने की तो तैयारी जनसुराज के साथ भी था। अगर राहुल गांधी का ये एसआईआर का मुद्दा, राहुल गांधी का सीधे मोदी से टकराने की बात अगर नहीं होती तो ये मुसलमान, मैं दावे से कह रहा हूं कि आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ आज नहीं जुड़ा होता। आज जितना भी आप एमवाई समीकरण में एम की भूमिका देख रहे हैं, उसमें उसको रोक कर रखने में राहुल गांधी के एसआईआर वाला आंदोलन, वोटर अधिकार यात्रा का मामला हो, चाहे नरेंद्र मोदी के सामने एकमात्र विकल्प के रूप में खड़ा होने का प्रयास, इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। तेजस्वी यादव से नाराजगी है, तो आज अगर वो रुके हैं तो राहुल गांधी इसमें एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं। इसके अलावा अति पिछड़ी जातियों में भी आप देखिए, अगर गौर से देखेंगे, आज मुकेश सहनी भी अगर महागठबंधन में है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की रही या नहीं रही। दीपांकर भट्टाचार्य के फोन करने के बाद यदि राहुल गांधी ने तत्परता से मुकेश सहनी के मामलों को नहीं सलटाया होता, आज मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के लिए सीट किसने छोड़ी? आरजेडी ने या कांग्रेस पार्टी ने? आरजेडी 144 पे लड़ी थी, इस बार 143 पे लड़ रही है। एक सीट जो छोड़ा वो एक सीट सीपीआईएमएल एक्स्ट्रा लड़ रहा है। तो जो 9 सीटें छोड़ी गई वो कांग्रेस ने छोड़ी है। तो अगर आज राहुल गांधी अगर का प्रयास नहीं होता तो आज मुकेश सहनी नहीं होते महागठबंधन में, तो फिर महागठबंधन का स्वरूप क्या होता आप कल्पना कर लीजिए। जिस दिन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा होनी थी तेजस्वी यादव के, उस दिन भी तेजस्वी यादव, आरजेडी के लोग मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा नहीं करना चाहते थे। अगर उस दिन मुकेश सहनी अड़े नहीं होते और उस दिन मुकेश सहनी के अड़ने के बाद अशोक गहलोत के रूम में, होटल में बैठकर वो बैठक नहीं हुई होती, गहलोत, कृष्णा अल्लावरू, तेजस्वी यादव, आरजेडी की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी और मुकेश सहनी के बीच, तो आज मुकेश सहनी अलग से लड़ रहे होते विधानसभा के चुनाव। किसका नुकसान हुआ होता? तो सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आज जो परिस्थिति दिख रही है आपको कि कई विधानसभा सीट क्षेत्रों में, कई विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए महागठबंधन आपस में भी लड़ रहा है, एनडीए भी लड़ रही है, लेकिन एनडीए के भी बागी लड़ रहे हैं, एनडीए के बागी लड़ रहे हैं। यहां फ्रेंडली फाइट के नाम पर, फ्रेंड में फाइट होता है क्या? कई नेताओं ने बताया फ्रेंड में फाइट होता है क्या? नहीं होता है। और फ्रेंडली फाइट होता कहां है? फ्रेंडली कंटेस्ट होता है कहां होता है? जहां तीसरा किसी उम्मीदवार को लाभ मिलने की संभावना नहीं हो। नहीं, जैसे अब क्रिकेट मैच है अगर, तो भारत ए और भारत बी के बीच मैच होता है जब, तो हम भारतीय होने के नाते हमारी संवेदना यह होती है कि यार कोई जीत जाए कोई अंतर नहीं पड़ता है। होता है या नहीं होता है? लेकिन जब मुकाबला तो वो होता है ना, लेकिन जब मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हो और उसमें भारत की 2 टीम खेल रही हो और एक टीम
दोनों टीम के खेलने के कारण ताकत बट रही हो तो पाकिस्तान के जीतने की संभावना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि एनडीए पाकिस्तान है या फिर कौन भारत है, इसमें एक उदाहरण के लिए आपके सामने रख रहा हूं। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है तो फिर क्या होता है? तब अगर कोई भी इस तरह का खेल करता है तो ये खेल की शुरुआत किसने की है भाई? एक बछवाड़ा के अलावे कांग्रेस ने किस गठबंधन के सहयोगी की सीट पर दबाव छीनने का प्रयास किया, मांगने का प्रयास किया, दबाव बनाने का प्रयास किया? एकमात्र बछवाड़ा। इसके अलावे कांग्रेस के दर्जन भर सीट पर उम्मीदवार खड़े कर दिए गए। कौन लोग थे? साथ ही कांग्रेस के अंदर भी कई लोग जिन लोगों ने, जब राहुल गांधी ने यह तय किया कि नहीं हम चुनाव में सीएम उम्मीदवार की घोषणा करके नहीं जाएंगे, मल्टीपल चॉइसेस के साथ जाएंगे, तो कौन ऐसी ताकतें थी जिसने लगातार तेजस्वी यादव, कांग्रेस के बाहर छोड़ दीजिए, कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग थे जिन लोगों ने बार बार बयान दिया कि नहीं हमारा तेजस्वी ही सीएम उम्मीदवार है, हमारा तेजस्वी ही सीएम उम्मीदवार है, इसका नुकसान अब होगा तो कौन झेलेगा उसको? क्योंकि आप एक बात सोचिए, बिहार में एक बहुत बड़ी आबादी, चाहे वो कौन डरती है, जो तेजस्वी यादव सीएम बन गए तो फिर बिहार में 2005 से पहले वाली स्थिति आ सकती है? कौन डरता है? क्या अनंत सिंह की जाति डरती है क्या? मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, सीधा समझिए आप। कौन डरता है? अनंत सिंह की जाति डरती है क्या? नहीं डरती है। मुन्ना शुक्ला की जाति डरती है क्या? नहीं डरती है। क्या रामा सिंह और आनंद मोहन की जाति डरती है क्या? क्या लालू यादव के कार्यकाल के दौरान इन लोगों ने कोई कीमत अदा की थी क्या? नहीं किया था। सोच के देखिएगा, कौन डरता है भाई? डरता है अति पिछड़ा समाज, डरते हैं कमजोर वर्ग के लोग, डरते हैं गरीब वर्ग के लोग, डरता है महादलित वर्ग के लोग। और यही राहुल गांधी की रणनीति थी कि अगर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के साथ, कि एकमात्र चेहरे के साथ अगर नहीं जाते हैं चुनाव में तो समाज के अन्य वर्ग को जोड़ने में मदद मिलेगी। अब उस मेहनत पर कौन पानी फेर रहा है? क्यों फेर रहा है पानी? एक कहावत सुना है ना, चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बन के लौटे। तो छब्बे बनने के चक्कर में दूबे बनने वाली कहानी। तो ये सब जो भी प्रयास था, अब परिणाम क्या होता है? कई विधानसभा क्षेत्रों में देखिए आप, कई विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई और वर्तमान में भी है जहां पर कि जो विपक्ष के जो बेस वोट है, विपक्ष का जो आधार वोट है, कंफ्यूज्ड है, किसके साथ जाएं, किसको वोट करें। आज उदाहरण बता रहा हूं मैं, कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में आप सोचिए, बताइए, कहलगांव में वहां आरजेडी के उम्मीदवार रजनीश यादव लड़ रहे हैं चुनाव। आरजेडी के उम्मीदवार रजनीश यादव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा। सामने कौन है? जदयू के उम्मीदवार शुभ्रानंद मुकेश, सदानंद सिंह के पुत्र। पिछली बार क्यों हारे सदानंद सिंह के पुत्र? इसलिए हारे कि जिस जाति से सदानंद सिंह आते थे, जिस जाति से शुभ्रानंद मुकेश हैं, उसी जाति से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वोट बटा, हार गए। जीते कौन? पवन यादव। कितने वोटों से? बिहार में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार के रूप में पवन यादव थे, बीजेपी के उम्मीदवार। इस बार पवन यादव की टिकट कट गई। पवन यादव निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अब वहां से आरजेडी ने रजनीश यादव को खड़ा कर दिया और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं। आप थोड़ा सोच कर देखिए, यादव वोट बटेगा कि नहीं बटेगा? पवन यादव वहां पूर्व विधायक हैं, स्थानीय हैं, कहलगांव के हैं, स्थानीय हैं, सहानुभूति है उनके साथ। क्यों है सहानुभूति? इसलिए कि जिस कुर्मी जाति के नेता को वर्षों बाद 30 वर्ष तक लगातार जो है सदानंद सिंह 30-35 वर्षों तक लगातार विधायक रहे वहां से, और उस गढ़ को तोड़ने वाला पवन यादव,
आज इस बार उसको पार्टी ने बेटिकट कर दिया। किसके साथ सहानुभूति है वहां यादव जाति के लोगों का, सोचिएगा तो थोड़ा। रजनीश यादव के साथ या पवन यादव के साथ? कई उदाहरण इससे पहले भी। चुनाव को मैनेजमेंट, हवा में तीर चलाना है, अहंकार में डूबे रहना है, बात अलग है, लेकिन यादव जाति के आम लोगों की सहानुभूति किसके साथ होगी वहां? रजनीश यादव जो एक मंत्री का बेटा है, या पवन यादव के साथ? यादव जाति का वोट वहां 50% से ज्यादा पवन यादव के साथ जा रहा है। कुशवाहा वोट इंटैक्ट है प्रवीण सिंह कुशवाहा के साथ। कुशवाहा समाज को भी लगता है कि पहली बार उसकी जाति का उम्मीदवार जो है मजबूत स्थिति में है। मुसलमान इंतजार कर रहा है कहलगांव का, जो मजबूत पड़ेगा उसके साथ जाएंगे। अब बताइए, यहां पर मुसलमानों से आकलन में गलती हो सकती है कि नहीं? रजनीश यादव और प्रवीण कुशवाहा के बीच में क्या अब भी समय नहीं है जब किसी एक उम्मीदवार को वापस ले लिया जाए, अनुमान लगाया जाए कि किसका वोट ज्यादा है? जिसका वोट ज्यादा हो, जिसका वोट कम हो, उसको वापस बैठाना चाहिए। लेकिन नहीं, मकसद अलग है। खुद जीतने से ज्यादा मकसद है किसी को हराने का। अगर जब ऐसा मकसद हो तो फिर भगवान मालिक है। तो ये सब चीजें चल रही है। देखिए, 9 महीने पर पानी फिरता है या फिर जनता के सहयोग से बचता है। तैयारी तो पूरी है पानी फेरने पर, गठबंधन के सहयोगी के द्वारा। उसके अलावा अंदर भी स्लीपर सेल के लोग बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। कुछ लोग तो हैं जो कांग्रेस की रणनीति को सफल होने देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आरजेडी की रणनीति ज्यादा सफल हो बिहार में। कौन लोग हैं बताने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस लगातार 35 वर्षों से जिस प्रकार की राजनीति की शिकार है बिहार में, इतना आसान नहीं होता है उस गिरफ्त से बाहर निकल कर लाना। और उसका असर आपको चुनाव अभियान पर भी दिख रहा होगा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी को बैकफुट पर जबरदस्ती ढकेलने का प्रयास किया गया, नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, उसका असर चुनाव परिणाम पर पड़ना भी तय है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।